हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप हो जाए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हेलो 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 हेलो। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है स्थिर वैद्युत की, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपको एडवांस के पेपर में। मिनिमम 2 से 3 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ठीक है, अपन देखते चलेंगे कि 2025 में कितने पूछे। चलिए, पहला सवाल है अपना। सूची 1 में 4 विन्यासों को दिखाया गया है। प्रत्येक विन्यास में आदर्श विद्युत द्विध्रुवों का एक युग्म है। प्रत्येक द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण p है। इनके अभिविन्यासों ओरिएंटेशंस को चित्रानुसार एरोज से चिन्हित किया गया है। सभी विन्यासों में द्विध्रुव x अक्ष के अनुदिश एक दूसरे से 2r दूरी पर हैं। सभी विन्यासों में द्विध्रुव x अक्ष के अनुदिश एक दूसरे से 2r दूरी पर हैं। दो द्विध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु x है। x पर संभावित विद्युत क्षेत्र सूची 2 में दिए गए हैं। ये दूरी किस किस के बीच में बनाई गई है, बताई गई है आपको 2r। सभी विन्यासों में द्विध्रुव x दिशा x के अनुदिश एक दूसरे से 2r दूरी पर स्थित है। मतलब इनके बीच की दूरी है वो कितनी दी गई है, 2r। ठीक है, r नहीं भाई, 2r। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मैथमेटिक्स वाले सवाल है ना, ये आसान होते हैं, जल्दी आंसर आ जाता है। कैसे, देखिए, पहला द्विध्रुव, दूसरा द्विध्रुव। अब जो पॉइंट P है ये अक्षीय स्थिति पर है या निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अगर द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ है तो इन पॉइंट्स को अपन अक्षीय स्थिति कहते हैं, है ना। इन पॉइंट्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, अक्षीय स्थिति। और ये वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं बेटा, निरक्षीय स्थिति। ये निरक्षीय स्थिति होती है। हाँ मास्टर सही कह रहा है तुम, मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है तुम। तो द्विध्रुव अभी ऐसा रखा हुआ है, द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ है, तो अभी ये जो पॉइंट x है निरक्षीय स्थिति पर है। कैसा है बेटा, निरक्षीय स्थिति पर। अब निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र बेटा द्विध्रुव की दिशा में ही होता है। एक्सियल पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा पर होता है। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो P के विपरीत होती है। P के विपरीत होती है। ये P है, ये क्या है, P। तो यहां पर देखिए, ये ऊपर ये अक्षीय स्थिति हुई, इसके लिए निरक्षीय स्थिति है, तो यहां पर जो फील्ड होगी वो यहां होगी। और इसके लिए जो फील्ड होगी वो कहां होगी, द्विध्रुव ऊपर है, द्विध्रुव कहां है, ऊपर, तो यहां पर जो फील्ड है वो नीचे ही होगी। दोनों के कारण फील्ड कहां होगी बेटा, नीचे ही होगी। तो ई निरक्षीय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई निरक्षीय इज इक्वल टू अपन लिखेंगे 2 टाइम्स ई नेट, कह दो ई नेट इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 टाइम्स ई निरक्षीय। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ई निरक्षीय क्या होता है, के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो ये टोटल दूरी 2r है। टोटल दूरी इन ध्रुवों के बीच की, द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2r। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, r। ये वाली दूरी कितनी हो गई, r हो गई। तो ये कितना हो गया, r का घात 3, r की घात 3। ठीक है, r की घात 3। तो बस ये आंसर हो गया आपका। के का मान लिखना चाहो तो लिख दो, तो ये ऊपर बचेगा 2p। के का मान कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3। तो बेसिकली ये p अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3 आ जाएगा। r की घात 3 किस दिशा में, नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में। ठीक है, तो p4 है, तो p 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3, ये हो गया। तो P का कौन सा हो गया, दूसरा। P का हो गया बेटा दूसरा। हमने एक ही केस डील किया है, मेंस जैसा सवाल हो गया भाई, ये मेंस जैसा सवाल। अब हम देखते हैं P का दूसरा, तो ये दो तो गलत हो गए, ये दो गलत हो गए।
अब एक क्यू का भी दूसरा पी का दूसरा होगा, क्यू का पहला है, तो हम ये चेक नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे चेक? क्योंकि ये तो दो हम गलत कर चुके हैं। अगर हम क्यू का पहला सिद्ध भी कर दें तो भी कोई ऑप्शन हम गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे अपन को पता चलेगा क्यू का तो पहला ही होना चाहिए क्योंकि दोनों में ही है। ये दो गलत हो चुके हैं, दो आंसर होना है। ठीक है, तो क्यू का 1 ही होगा। वैसे हम कैलकुलेट भी करेंगे। आर के लिए देख लो, इसमें आर का कौन सा है बेटा 4 है और इसमें कौन सा 3 है ना। एस का भी चेक करने से कोई फायदा नहीं है, आर के लिए चेक कर लो कि कौन सा है। तो आर के लिए हम चेक करने जाएं, आर कहां, इधर है। ठीक है, तो इस द्विध्रुव के लिए एक्सियल पोजीशन हुआ, अक्षीय स्थिति हुई, और इसके लिए निरक्षीय स्थिति है। इसके लिए कैसी स्थिति है बेटा, निरक्षीय स्थिति, पॉइंट एक्स निरक्षीय स्थिति पर है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति पर फील्ड कितनी होती है, 2kp/r³ अक्षीय स्थिति पर, और निरक्षीय स्थिति पर फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, निरक्षीय स्थिति पर फील्ड की वैल्यू ये होती है। सर यहां पर भी आपने 2 लगाया, यहां पर 2 बेटा इस चीज का था ना कि दो फील्ड हैं, एक इसका क्षेत्र है, एक इसका क्षेत्र है ना, दो द्विध्रुव हैं, इसलिए 2 लगाया है। तो अब यहां पर आप देखिए आर ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो एक तो इधर ई ए है और इधर कितना है, ई एन है। ई एन, इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है। ई एन का मान कितना होता है सर, ई एन का मान होता है kp/r³। इसकी वैल्यू कितनी, 2kp/r³। तो हम इसको मान लेते हैं, चलिए बेटा ई, इसको हमने ई मान लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई बेटा 2e। इनके बीच एंगल है 90 डिग्री। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा √2e का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ई नेट की वैल्यू हमें मिलेगी, ई नेट इज इक्वल टू √5e, √5e के बराबर हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, और ई का मान हमारे पास कितना, ये हो गया √5 kp/r³, kp/r³। ऐसा आइला, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो सदिश दिए हुए हैं। ठीक है, परिमाण नहीं बेटा, सदिश दिया हुआ है, तो सदिश भी लिख लेंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है। परिमाण नहीं, सदिश दिए हुए हैं तो हम सदिश में लिख लेंगे। अगर सदिश में लिखने जाएं, इसको सदिश में लिखने जाएं, ठीक है, तो हमने परिमाण निकाल लिया। तो ई नेट वेक्टर आर केस के लिए, आर वाले के लिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2kp/r³ आई कैप, और माइनस, ये आप ऐसे लिख लो, प्लस kp/r³ माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। तो यहां से kp/r³ हमने कॉमन ले लिया, ये बचा है 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप। बोलो भाई, बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है, बात क्लियर है। ठीक है, तो फोर्थ वाला हो गया। आर का कौन सा हो गया बेटा, फोर्थ। आर का फोर्थ हो गया, आंसर मिल गया। हाँ सर, आर का 4, तो ये वाला गलत हो गया, ये आंसर हो गया। हमने पी और आर, पी आर के लिए चेक किया है बेटा, पी आर के लिए। अब आइए हम क्यू के लिए भी चेक करते हैं कि क्यू के लिए फील्ड कितनी होनी चाहिए। तो क्यू, इसका फील्ड नीचे, इसका फील्ड ऊपर, निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है, फील्ड की दिशा पता होना चाहिए, और पॉइंट एक्स दोनों द्विध्रुवों से सिमेट्रिकल रूप से रखा हुआ है। तो ए वाला ई एन, ए वाला ई एन इसको खा जाएगा, तो इसका आ गया 0, तो क्यू का हो गया बेटा 1, है ना। इस ई नेट कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अब हम बात करें एस के लिए, तो एस के लिए बेटा अगर अपन बात कर रहे हैं इसके लिए, तो ये अक्षीय स्थिति है भाई साहब। कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो इस डाइपोल के कारण फील्ड इधर होगा, ई एक्सियल, इसके कारण भी फील्ड इधर ही होगा, ई एक्सियल अक्षीय स्थिति पर है, अक्षीय स्थिति पर है। तो ई नेट कितना हो गया सर, ई नेट हो गया 2e a, है ना। एक्स दिशा में तो चाहो आई कैप लिख लो, है ना। तो 2 इंटू ई ए कितना होता है, 2kp/r³।
तो हम यहाँ पर काटा कूटा मचाएं तो कितना बचेगा, पाई से पाई गया तो ये कितना आ गया, के की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर की घात 3 आई कैप। फिफ्थ वाला एस का कौन सा हो गया बेटा, 5 वाला। 4 अलग अलग केसेस में अपन को चेक करना था, दो द्विध्रुव दिए, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, और अक्षीय स्थिति पर परिमाण क्या होता है, निरक्षीय स्थिति पर परिमाण क्या होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन या हम कहें ये जो ज्ञान इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए था, ये बोर्ड लेवल का ज्ञान चाहिए था, बोर्ड लेवल का ज्ञान है बेटा, बोर्ड में बच्चों को इतना पता होता है। सो आंसर विल बी थर्ड। चलिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ रही है, अपन क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक समान दूरी पर रखी हुई 6 अपरिमित कुचालक पतली परतें नॉन कंडक्टिंग थिन सीट्स हैं, है मतलब पतली सीट हैं बेटा, कुचालक सीट्स हैं, 1 और 2 के अनुसार स्थिर है ना, विन्यासों 1 व 2 के अनुसार स्थिर हैं, परतों पर एक समान पृष्ठावेश घनत्व हैं जिनको सिग्मा नॉट के रूप में चित्रानुसार इंगित किया गया है। कोई भी 2 क्रमानुगत परतों के बीच की दूरी 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर है। परतों के बीच के विभिन्न भागों को 1, 2, 3, 4 और 5 से दर्शाया गया है। यदि सिग्मा इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आवेश घनत्व का मान दे दिया, सिग्मा नॉट है, जरूरत पड़ रही होगी, और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया है। आइए अपन देखते हैं फोटो। फोटो देख के सारी चीज समझ में आ गई कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीट्स हैं, 6 सीटें। यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीट्स हैं, 6 सीटें। 2 अलग अलग सिचुएशन है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिग्मा नॉट का मान हमें दिया गया है सवाल में। अब ऑप्शंस पे चलते हैं, ऑप्शंस पे चलते हैं बेटा। पहले ऑप्शन में क्या कहा जाता है, सवाल क्या है, सवाल नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन में ही बेटा सवाल से, ऑप्शन में ही क्या है बेटा, सवाल है। तो पढ़ते हैं क्या है। विन्यास 1 के भाग 4 में विद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य है। विन्यास 1 का भाग 4 इसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिशा बना लो यहां। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण दिशा कहां होगी, इधर, ठीक है। प्लेट्स, इसके कारण दिशा कहां होगी, इधर, और सभी के कारण फील्ड ई ही होता है, इसके कारण दिशा इधर होगी, है ना। ई का मान होता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा नॉट, या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और ये नियत होता है, नियत होता है। तो हम यहां पर देखें, इसके कारण इधर होगी फील्ड, इसके कारण इधर होगी, है ना, और इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर होगी, इसके कारण अपन देखें, इसके कारण ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके तरफ होगी, इसके कारण देखें पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर होगी, इसके कारण देखें नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। अब अपन देख लेते हैं कि कितना बचा। सभी के परिमाण सेम है, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, इसका आंसर भी एक ही है। अगर इस सिंगल चॉइस में होता, सिंगल चॉइस में रहा नहीं होगा, मोर देन 1 में आया होगा, आपको एक आंसर कंफर्म हो गया कि ये आंसर है हमारा। ध्यान देना, कई सवाल ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सवाल और किया था, किस टॉपिक में किया था, एसएचएम में ही किया था, कि कई क्वेश्चंस, नहीं एसएचएम में नहीं, थर्मोडायनामिक्स में, कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना मोर देन 1 में, ए बी सी डी, ठीक है, 4 विकल्प हैं, ठीक है, इसके 2 आंसर सही है, मान लीजिए ए एंड डी। अब डी बहुत इजी होता है, डी इजी है, और ए वास्तव में डिफिकल्ट होता है, ए डिफिकल्ट है, ठीक है। अब बी सी के बारे में आपको आइडिया नहीं है, ये 2 आंसर हैं सवाल के। अब आपने सॉल्व करने की कोशिश की, डिफिकल्ट है, नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश की, डिफिकल्ट है, नहीं आया आपको, इसको सॉल्व करने की कोशिश की, ये भी डिफिकल्ट, ये सब डिफिकल्ट है,
ये सब डिफिकल्ट है, मान लीजिए नहीं आ रहे हैं। आपने देखा ये डी वाला तो इजी है, ये तो हमें आंसर मिल गया, तो आप इसको ही अकेला टिक कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे नहीं आधे मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, इनमें पार्शियल मार्किंग होता है। ठीक है, आंसर 2 है तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, आपने सॉल्व ही नहीं किया इनको, है ना, सॉल्व नहीं किया तो छोड़ दोगे भाई। इनके बारे में बी सी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, मतलब ए बी सी तीनों ही आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आपसे, तो आपने तीनों को छोड़ दिया, तीनों को छोड़ दिया, टच ही नहीं किया। ठीक है, डी इजी लगा, आपने डी को पढ़ा और टिक कर दिया, ये सही है। ठीक है, अब जब आंसर किया, आंसर 2 निकले, ए एंड डी, तो आपको ना आधे नंबर, इसके नंबर मिल जाएंगे, इसके नहीं मिलेंगे, आधे तो मिल जाएंगे। जो भी मार्किंग का पैटर्न बदलता रहता है। ठीक है, आपको इसके नंबर मिल जाएंगे, मान लीजिए आपको 50% नंबर मिल गए, 30% नंबर मिल गए, 30% नंबर मिल गए, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है भाई, सिलेक्ट हो जाते हैं आप, सिलेक्ट हो जाते हैं। 50% मिल गए, ठीक ठाक रैंक आ जाती है, 1,500-2 हजार ऐसा। तो जैसे ये वाला सवाल था, आपने ये वाला चेक किया, ये मिल गया। अब मान लीजिए ये आप चेक करने गए, आपको नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक आंसर टिक कराओगे। अब यहां पर आपका भाग्य आपका साथ दे जाएगा कि इसका तो आंसर एक ही, आपको तो पूरे ही नंबर मिल जाएंगे। ये आपने किए ही नहीं, आ ही नहीं रहे थे, डिफिकल्ट लग रहे थे, आपने नहीं किए, आपको पता चला कि इसका हमने आंसर निकाल लिया, इसका आंसर इतना होना चाहिए, ये है, तो आपने कम से कम ये तो सही कर लिया कि ये टिक कर दिया। अब ये यहां पर आपका भाग्य भी साथ दे गया कि आंसर भी एक ही है, मतलब आंसर एक का मतलब 1 2 3 4 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक आंसर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो आपको पूरे ही नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए इसके आंसर 2 रहे होते, आपको ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, आप इसको टिक करके भाग गए आगे, तो भी बेटा आपको कुछ मार्क्स मिल जाते, इसके नंबर मिल जाते पहले वाले ऑप्शन के। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अपन सीख रहे हैं, तो अपन सारे ऑप्शन चेक करेंगे। विन्यास 2 के भाग 3 में विद्युत क्षेत्र का परिमाण सिग्मा नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट है। विन्यास 2 में चलो, भाग 3 में देखना है, विन्यास 2 के भाग 3 में। अच्छा, इसकी फील्ड हम लिखेंगे E/2, E/2 है ना। सिग्मा वाले की फील्ड हम मान लेते हैं कितना, E, सिग्मा वाले की फील्ड हम मान लेते हैं E, तो सिग्मा नॉट बाई 2 है, तो इसकी फील्ड आधी हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो भाग 3 में देखना है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज फील्ड इधर, ये E/2, E/2, ठीक है, E/2। ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड दूर, ये इस पर नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड इससे दूर, इससे दूर। इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड इसके तरफ कितना, E/2, E/2। ठीक है, E/2 डायरेक्शन बना ली। अब देख लो, ये तो सब ई है, तो ये ई, ये इसको खा जाएगा, ये वाला इसको खा गया। अब इधर ई बचा, इधर ई बचा, तो ई कितना हो गया, ये जो फील्ड हो गई है, ठीक है, ई नेट, तो ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, ये E/2 प्लस E/2 प्लस E/2। तो बेसिकली ये ई आ गया, और ई का वैल्यू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू है ना, अगर आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई मानी है, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया बेटा, सिंपल सी बात है। विन्यास 1 की पहली और अंतिम प्लेटों के बीच विभवांतर का मान 5 वोल्ट है। विन्यास 1 की पहली और अंतिम प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कितना है बेटा, 5 वोल्ट है, बरोबर। और विन्यास 2 की पहली और अंतिम के बीच विभवांतर का मान 0 है। तो सोचो बेटा कि विभवांतर कैसे निकालेंगे, सोचो कि विभवांतर कैसे निकाला जाए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नियत होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, नियत होती है। अय्यो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा, नियत होती, तब विभवांतर अपन क्या लिखते हैं, विभवांतर इज इक्वल टू E इंटू बीच की दूरी। ऐसा कब करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहां विन्यास 1 की पहली और अंतिम परतों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट बोला गया। इनके बीच की दूरी का कुछ दिया गया है क्या,
अच्छा, दूरी दी गई है, दूरी दी गई है ना, वो दूरी चाहिए होगी आपको। सिग्मा ये रहा, सिग्मा ये रहा आपका। अरे कहाँ चले गए, ठीक है। डी दूरी हम इसको मान लेते हैं, इसको डी दूरी मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी चली कितना, डी, इसको एल लिख लो। चलो ये तो सूत्र बता रहा था मैं। तो अब देखिए इसका विभव अपन मान लेते हैं कितना, सुनना ध्यान से, ये अगले सीट पे बनाता हूं मैं, नहीं तो यहां हौच पौच हो जाएगा सब। तरीका क्या होता है, इसका विभव मान लीजिए वी नॉट, इसका विभव अपन ने कितना मान लिया बेटा, वी नॉट मान लिया, ठीक है। अब हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इसके कारण, ये तो सबकी अलग अलग डायरेक्शन में है, सबको चेक करना पड़ेगा भाई। इसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके कारण फील्ड कहां होगी, इधर होगी, इसके कारण फील्ड कहां होगी, इधर होगी। पॉजिटिव चार्ज है ना, नहीं ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज के तरफ होगी, ठीक है। और इसके कारण फील्ड कहां होगी, इसके कारण फील्ड कहां होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इससे दूर होगी, ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसके तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इससे दूर, ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसके तरफ, ठीक है। तो यहां से अपन यहां गए, इसने इसको खा लिया, इसने इसको खा लिया, ये दोनों बचे गए, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ये दोनों बचे हुए हैं। तो यहां पर जो फील्ड की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2e, और हम फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो विभवांतर v नॉट से घटेगा, v नॉट से घटेगा। जब हम यहां आएंगे तो v नॉट से घट गया, मान लीजिए विभवांतर v नॉट से घट गया, ठीक है। फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, यहां से यहां जाएंगे। तो इस रीजन में अपन फील्ड चेक करेंगे, किस रीजन में फील्ड कितनी है, ठीक है। अब इस रीजन में देखो फील्ड कैसे चेक करोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इस तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड नेगेटिव की तरफ। इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, इसको ये खा गया। तो अपन ने देखा यहाँ पर ई नेट कितना है, 0, ई नेट 0 है तो भी नियत रहेगा, भी कैसा रहेगा बेटा, नियत रहेगा, बरोबर। विभवांतर कैसा रहेगा, नियत रहेगा, मतलब यहाँ पर भी नियत है, ठीक है। हमें विभवांतर निकालना, इसका, इसको v नॉट नहीं मान लो, इसको 0 मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, इसको 0 मान लो कि इसका विभव हमने 0 वोल्ट माना है, माना, ठीक है। अब यहां से यहां गए तो विभव घटा, यहां से यहां गए तो विभव नियत, विभव नियत। और यहां पर कितना घटा है, विभव कितना घटा है, प्लेट 1 और 2 के बीच में लिख देता हूं कि 1 है ना, ये विन्यास 1 में, कॉन्फ़िगरेशन 1 में, कॉन्फ़िगरेशन 1 में हम 1 से 2 जाएंगे, तो विभव डिक्रीज होगा, घटेगा, और कितना घटेगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो 2e इंटू डी, तो डेल्टा v होगा वो 2e इंटू बीच की दूरी d, और ये 2e का मान कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो इससे 2 से भी 2 कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आएगा। अब बेटा ऐसे ही हम यहां पर चेक करेंगे कि जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं क्या हो रहा है, चेक करके कमेंट में बताओ। मैं साइड हो गया कि यहां पर ई बनाना, यहां पर ई बनाना, यहां पर तो ई 0 ही है, ठीक है। यहां पर ई बनाना, ठीक है, कितना है यहां पर, यहां पर ई नेट लिखो, यहां का ई नेट लिखो, दोनों जगह का ई नेट लिखो बेटा जल्दी से। वी ऑल आर गेटिंग लेट, जल्दी जल्दी लिखिए भाई साहब, भज्जा जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए भाई। तो सर लिखें, देखो इसमें तो सभी प्लेट कारण, रीजन 3 है ना, तो यहां पर अपन सभी भागों के कारण ई लिखेंगे,
है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इधर, ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण इधर, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इधर, ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये इसको खा गया, ठीक है, ये इसको खा गया, ठीक है। यहाँ 2e, यहाँ पर फिर से अपन जाएंगे तो विभव फिर से घटेगा, विभव फिर से घटेगा, ये ग्राफ भी बनता चल रहा है, ग्राफ भी बनता चल रहा है। फील्ड की दिशा में जाएंगे तो विभव घटेगा, पहले विभव घटा, फिर फील्ड जीरो है तो विभव नहीं है, फिर विभव घटा, और फिर इसमें फिर से फील्ड जीरो है, फिर से फील्ड जीरो है, और विभव कितना घटा यहाँ पर, तो ये इसको खाया, ये इसको खाया, 2e बचा है ना, तो विभव इतना ही और घट गया, सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट से ही विभव घट गया। ये अमाउंट कितना आया, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस रीजन में भी देख लो बेटा फटाफट, इस रीजन में बात करें तो ये पॉजिटिव प्लेट है इधर, ये नेगेटिव प्लेट है इधर, ये पॉजिटिव प्लेट है इधर, ये नेगेटिव प्लेट है इधर, ये पॉजिटिव प्लेट है इधर, ये नेगेटिव प्लेट है इधर, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ये दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में, तो फिर से बेटा विभव घटेगा, सेम अमाउंट से घटेगा, सेम अमाउंट से विभव घटेगा, ठीक है। तो यहां भी विभव घटा, यहां पर भी विभव घटा, यहां पर कितना घटा डेल्टा भी, यहां पर भी कितना घटा डेल्टा भी, यहां पर भी कितना घटा बेटा डेल्टा भी, डेल्टा भी विभव घट के अंततः यहां पहुंच गए। तो जो थर्ड ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन, इसमें पहले फर्स्ट और लास्ट के बीच में, फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो विभवांतर है वो कितना 3 इंटू डेल्टा वी, कितना आया बेटा, v फर्स्ट माइनस v लास्ट, ये आया 3 इंटू डेल्टा वी। तो बेसिकली 3 डेल्टा वी का मान कितना है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 3 सिग्मा का मान कितना दिया है, आई थिंक सिग्मा का मान दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 9 माइक्रोकूलम में, 6 माइक्रोकूलम में, 9 माइक्रोकूलम में। डी का मान कितना दिया गया है, 1, डी का मान कितना दिया गया है बेटा, 1 माइक्रोमीटर, बस मान रखना है भाई, डी का मान 1 माइक्रोमीटर, ये वाला पन्ना पहले रखो। डी का मान कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय, माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम बोले तो 10 टू द पावर माइनस 6 ही ना भाई, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये एप्सिलॉन की वैल्यू सवाल में दी गई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में दी है ये भी। ये रही एप्सिलॉन नॉट का मान, ये रहा डी का मान, ये रहा सिग्मा का मान, 9 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे उड़ गया, इससे ये सब उड़ गया, ये कितना आया बेटा, 3 वोल्ट आया है, कितना आया बेटा, 3 वोल्ट। तो ये कितना कह रहे हैं, 5 वोल्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही विन्यास 2 की पहली और अंतिम, विन्यास 2 की पहली और अंतिम के बीच, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसका विभव मान, तरीका वही है, अब ये आपको करना है, 0 वोल्ट इसको हमने मान लिया, माना। अब यहाँ पर ई नेट निकालना, यहाँ पर ई नेट निकालना, फिर यहाँ पर ई नेट निकालना है, यहाँ पर ई नेट हम निकाल ही चुके हैं, है ना, ई नेट यहाँ निकालना, सब जगह ई नेट निकालना, और तरीका वही यूज करना कि 2 प्लेटों के बीच, यहां पर भी ई नेट निकालना, जो विभवांतर होगा वो ई इंटू डी, ई नेट इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो विभव घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाएंगे तो विभव बढ़ेगा, विभव क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है, समझ गया बात को, हाँ सर समझ गया ना। तो ये आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि आंसर एक ही है ना, तो ये आपको चेक करना है, दिस इज योर होमवर्क, गृह कार्य। तो ये अब देखो पूरा सॉल्व, जो मैं कह रहा था मुझे पता नहीं था कि सवाल में आगे क्या होने वाला, देखो इनमें तो कितना काम करना पड़ गया, इनमें कितना काम करना पड़ गया,
ठीक है, आपके पास मान लीजिए समय कम है, टिक करते आगे बढ़ जाते, पूरे नंबर मिलते, पूरे नंबर ऐसा। अगला सवाल, एक 10⁻⁻8 कूलम का धनात्मक बिंदु आवेश पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आवेशित चालक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है बाबू? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके बाद गोले को भू संपर्कित ग्राउंडेड किया जाता है और गोले का आवेश नापा जाता है। गोले का आवेश नापा जाता है, फिर गोले को भू संपर्क से हटा दिया जाता है। तत्पश्चात बिंदु आवेश को गोले के केंद्र से त्रिज्य दिशा में 10 सेंटीमीटर और दूर किया जाता है, नापा जाता है। फिर गोले को क्या कर दिया जाता है? भू संपर्कित से हटा दिया जाता है। तत्पश्चात बिंदु आवेश को गोले के केंद्र से त्रिज्य दिशा में 10 सेंटीमीटर और दूर किया जाता है। पहले 20 सेंटीमीटर था। 1/4πε0 का मान आपको ये सब दिया गया है ना। अब कुछ कुछ ऑप्शन होंगे जिनके हमें आंसर चेक करने होंगे कि ये सही है या नहीं है। पहला वाला भाग, भू संपर्क से पहले गोले का स्थिर वैद्युत विभव इतना है। भू संपर्कित करने से पहले विभव इतना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके अपन ऑप्शन चेक करेंगे। पहले सिचुएशन बनाता है। सिचुएशन ऐसी है भाई, एक गोला है। गोला कैसा है? आवेशित चालक गोले से। अनावेशित चालक गोला है, अनावेशित चालक गोला, ठीक है। अब चाहे खोखला हो ठोस हो, आवेश तो कहां रहना है? इसके केंद्र पर, सतह पर रहना है। आवेश कहां रहना है? इसके सतह पर। अब इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहां पर एक बिंदु आवेश Q रख दिया जाता है, कैपिटल Q ले लो, कैपिटल Q बिंदु रख दिया जाता है। ये गोले का केंद्र है ना। ये वाली दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। सर 20 थी, हमने कहा 20 टोटल दूरी है गोले के केंद्र से। ये वाली 10, वो वाली 10, 10 10 20, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब देखो हमने यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, तो प्रेरण होगा। हाँ सर, ये चालक गोला है, चालक गोला है तो उसमें प्रेरण होगा। प्रेरण होने के कारण बेटा यहाँ पर कुछ कुछ आवेश आ जाएगा, कुछ कुछ आवेश आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आवेश नेगेटिव आएगा वैसे, लेकिन हम मान लेते हैं कितना आवेश आया है? Q। कितना आवेश आया है? Q आवेश आया है, ठीक है। देखा जाता है, और पढ़ लो बेटा एक बार। भू संपर्कित किया जाता है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। और ऑप्शंस क्या कह रहे हैं बेटा? भू संपर्क से पहले गोले का स्थिर विद्युत विभव। भू संपर्कित करने से पहले बेटा, भू संपर्कित करने से पहले आपको विभव बताना है। भू संपर्कित करने से पहले। तो देखो एक चीज ध्यान देना, अपन ने ये तो एग्जाम्पल में ही किया था ना, जब पहले ही लेक्चर में पढ़ते हैं। मुझे इसलिए याद आया कि अभी लक्ष्य बैच में मैंने पहला लेक्चर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और हमने यहाँ पर ये चीज, यही बात, मतलब ये वाला केस उसमें डील कर लिया पहले ही लेक्चर में। याद करो हम क्या कहते थे? एक चालक गोला है, एक चालक गोला है। यहाँ पर हम गिलास की रॉड लेके आते थे। गिलास की रॉड का नाम अपन ने दिया था सपना चौधरी। इस पर चार्ज कैसा होता था? पॉजिटिव। तो हम कहते थे कि यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर Q नेट कितना होगा? Q नेट बराबर कितना होगा? 0 होगा। Q नेट बराबर 0, ठीक है। ऐसा ही होता था। मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा ये -Q चार्ज प्रेरित हो गया, तो यहाँ पर +Q चार्ज प्रेरित हो गया, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। और नेट चार्ज 0 होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने ग्लास रॉड को लाके रखा है, ना तो इसको आवेश दिया है ना इससे आवेश लिया है, ना तो आवेश दिया है और ना ही आवेश लिया है, तो नेट चार्ज इस पर अभी 0 होना ही चाहिए। अभी हमने भू संपर्कित भी नहीं किया, तो अब ऐसा देख लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ गए हैं, इधर से चल के इलेक्ट्रॉन उधर गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठा हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो ये वाला चार्ज माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना जीरो, नेट चार्ज कितना जीरो है। अब हम गोले के केंद्र पर विभव निकाल रहे हैं, दिस इज सेंटर, तो विभव एट सेंटर कितना हो जाएगा स्फीयर। अब देखो चाहे सेंटर पर विभव निकाल लो, अगर अच्छा सेंटर पर नहीं विभव और कहीं पूछ जाता, कहा जाता कि पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स पर विभव बताओ, तो हम क्या कहते हैं, चालक गोला है, चालक गोले के हर एक बिंदु का विभव कैसा होता है, एक समान। या कोई गोलीय कोष है, गोलीय कोष के अंदर खोखला गोला, खोखले गोले के अंदर हर एक बिंदु पर विभव एक समान होता है और उतना ही होता है जितना कि सेंटर पर है। तो हम यहां पर विभव ज्ञात तो नहीं कर सकते पॉइंट एक्स पर, लेकिन हम सेंटर पर ज्ञात कर सकते हैं, और फिर हम ये जानते हैं कि जितना विभव सेंटर पर होगा उतना ही पॉइंट एक्स पर होगा बाबू, जितना सेंटर पर होगा उतना ही पॉइंट एक्स पर होगा। इज दिस क्लियर? ये बात क्लियर है? हाउ मास्टर, बात क्लियर है? इसी है तो उनका वेरी गुड बेटा। तो इसके कारण यहां विभव कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर विच इज 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.2। ठीक है, गोले के खुद के कारण विभव जीरो, क्योंकि इस पर नेट आवेश कितना है, जीरो है। दो ही तो चीजें हैं, एक गोला है एक आवेश है, इसके कारण विभव यहाँ पर के क्यू बाय आर, और इस पर नेट चार्ज जीरो है, तो इसके खुद के आवेश के कारण इस पर विभव कितना, जीरो। सेंटर पर विभव कितना, जीरो, क्योंकि इस पर नेट आवेश कितना है, जीरो है। तो हमें v निकालना है स्फीयर का, तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होवे से अपॉन 0.2 होवे से इंटू q का मान कितना दिया है 10 टू दी पावर -8, मुझे याद आ गया, दशमलव हटाए ऊपर एक जीरो लेके गए ऊपर, तो ये -7 -2 बेसिकली कितना आ गया 900/2, 900/2 बोले तो 450 वोल्ट, 450 वोल्ट। 450 वोल्ट, मतलब पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगर आपको अर्थिंग बर्थिंग के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, मान लो, वैसे आने चाहिए, सब कुछ पढ़ा है अपन ने, सब कुछ पढ़ा है, नहीं आते तो इसके आंसर कितने, 1 2 3, एक पता चल गया, एक टिक करते आपको कुछ तो नंबर मिलते, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैं तो उन क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं ऐसा कि मान लीजिए कि बचे हुए ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक आंसर आपने निकाल लिया तो उसको टिक कर दो, बचे हुए आए तो बहुत अच्छी बात है, पूरे नंबर के लिए खेलो, लेकिन मान लो नहीं आ रहे हैं, नहीं हुआ आपसे सॉल्व, तो एक तो हो गया ना। चलिए, भू संपर्क के कारण गोले से भूमि में प्रवाहित होने वाला आवेश, भू संपर्क के कारण अपन को पता है कि जब हम किसी चीज को भू संपर्कित करते हैं, मेन पॉइंट क्या है, जब हम किसी चीज को भू संपर्कित करते हैं तो नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट चार्ज कितना, सॉरी नेट चार्ज नहीं भाई, मैं गलत बोल गया, बताओ क्या होता है सर, नेट विभव शून्य हो जाता है। जब हम किसी चीज को भू संपर्कित करते हैं, किसी चालक वस्तु को भू संपर्कित करते हैं, तो उसका विभव शून्य हो जाता है। आवेश शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आवेश शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है मास्टर, हमका ठीक तो है ही, ठीक तो है ही। आओ, चलिए, अब ऐसा था, हम इसको भू संपर्कित कर रहे हैं, तो हमने इसको भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया यहां पर ऐसे, तो क्या होगा बेटा, इसका कुछ आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, ये हम क्या, पृथ्वी से कुछ आवेश इस पर आ जाएगा। तो भू संपर्कित करने के बाद मान लीजिए इस पर आवेश कितना हो गया, क्यों अपन ने ये माना, अब नेट आवेश इस पर आ जाएगा, हो सकता है नहीं हो। अगर हम किसी वस्तु को भू संपर्कित करते हैं तो उसका विभव शून्य हो जाता है, आवेश के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, आवेश शून्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि अगर हमने अर्थिंग की है तो गोले का जो विभव है वो कितना हो गया होगा, शून्य हो गया होगा। ठीक है, अब अपन लिखते हैं विभव
तो इसके कारण यहां पर विभव कितना, तो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन 20 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल के क्यू अपॉन इसकी त्रिज्या आर बोले तो 10 सेंटीमीटर, आर ही लिख देते हैं, चलो ये दूरी बराबर 0। तो के तो कॉमन आके भाई साहब 0 में चला जाएगा। क्यू का मान कितना 10⁻⁻8 और स्मॉल आर का मान कितना 0.2। ये स्मॉल क्यू हमें पता नहीं है, अज्ञात है, और इसका मान कितना है 0.1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेगा तो पॉइंट ऊपर गया 10⁻⁻, चलो ये हो गया 10⁻, अच्छा ऐसे लिख लो ना, ये दशमलव भी 0 में भेज दो, दशमलव तुम भी आओ निकलो यहाँ से, तुम 0 में चले जाओ, 10 कॉमन आएगा 0 में चला जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बचा है क्यू की वैल्यू -10⁸, -10⁸8/2, 8/2, 10⁻, माइनस का 8/2। तो जो क्यू की वैल्यू है वास्तव में माइनस की आई है 5 × 10⁻⁻9 लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁻9, 5 नैनोकूलम। विभव 0 किया, जो चार्ज आना होगा वो आ जाएगा। ऑप्शन मैच करने चलेंगे, है 5 × 10⁻⁻, वो भी नेगेटिव। भू संपर्क हटाने के पश्चात गोले पर आवेश। अच्छा बेसिकली क्या पूछना है, भू संपर्क के कारण गोले से भूमि में प्रवाहित होने वाला आवेश इतना होगा। देखो कैसे ध्यान देना, क्योंकि कुछ बच्चे देखो इसमें माइनस भी है ना, यहाँ प्लस है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह समझ लो बेटा कि वास्तव में क्या होगा। हमने इसको भू संपर्कित किया, ठीक है, भू संपर्कित किया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और यहां पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव ही था ना, बरोबर। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला गया, वैसे जाता तो नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं, ये वाला आप ऐसे मान लो, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला गया, अर्थ में, इसलिए नेट चार्ज इस पर कैसा बचा, अब नेगेटिव चार्ज बचा है। ये माइनस क्यू है, गोले पर बचा चार्ज, गोले पर बचा आवेश। नेट कितना था 0, अभी नेगेटिव बचा है, तो उसका मतलब गोल पृथ्वी में कितना चला गया, इतना ही पॉजिटिव चला गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि है ना, गोले पर बचा आवेश प्लस पृथ्वी में गया आवेश इज इक्वल टू नेट आवेश, वो कितना था 0, इज इक्वल टू नेट आवेश गोले पर, वो कितना था 0 था। तो बचा आवेश कितना, -5 × 10⁻⁻9 प्लस पृथ्वी में गया आवेश कितना हो गया, पृथ्वी में गया आवेश इज इक्वल टू 0। तो जो पृथ्वी में गया आवेश है वो कितना हो गया, प्लस का 5 × 10⁻⁻9। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। भू संपर्क के कारण गोले से भूमि में गया आवेश इतना है, ठीक है। भू संपर्क हटाने के पश्चात गोले पर आवेश, जब हम भू संपर्क हटा देते हैं, अब हम अर्थिंग को हटा दिए, तो गोले पर कितना आवेश बचा, ऑब्वियसली अब इतना ही आवेश बचेगा गोले पर, सही बात है। अगर हमने भू संपर्क जो किया था ना उसको हटा दें, इसको अब यहां से हटा दें, हटा दिया, इसको हमने हटा दिया, तो अब इस पर जो आवेश है वो अपन ने निकाला है, यही आवेश इस पर बचेगा। हमने इसको हटा दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको हटाया, तो अब हटाने के बाद ना तो इस पर आवेश कहीं और से आएगा और ना कहीं जाएगा। पहले कहां चला गया, पृथ्वी में भू संपर्क के कारण, अब हमने इसको हटा दिया, तो न तो इससे कहीं जाएगा और ना इसको कोई आवेश दे रहा है, शरीर रखा है, ये तो दूर रखा है, इसके कारण प्रेरण होगा, जितना आवेश इस सतह पर नेगेटिव उतना ही इस पर पॉजिटिव। तो ये वाला ऑप्शन भी बेटा सही है। अंततः गोले का स्थिर वैद्युत विभव
300 वोल्ट है। तो V फाइनल स्टेट में, फाइनल स्टेट में क्या होगा भाई, भू संपर्क से हटा दिया है, इस पर आवेश कितना, माइनस का क्यू, यहां पर आवेश कितना रखा हुआ है, प्लस का क्यू, यहां पर आवेश कितना रखा हुआ है बाबू, प्लस का क्यू। ये वाली दूरी कितनी है सर, 20 सेंटीमीटर। तो V फाइनल स्टेट में लिखे हम V फाइनल, तो ये कितना हो, अच्छा अंतिम स्टेट में क्या किए हैं, ये 20 नहीं ये 30 हो गया, 10 और खिसका दिया है, मैं तो भूल ही गया था, 30 सेंटीमीटर कर दिया गया। अंतिम स्टेट क्या बोली गई है सवाल में, हाँ भाई यहां गड़बड़ होने के चांस होते। अंतिम स्टेट ये बोली गई है कि तत्पश्चात बिंदु आवेश को गोले के केंद्र से त्रिज्यीय दिशा में 10 सेंटीमीटर और दूर किया गया है। तो पहले दूरी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, अब कितनी हो जाएगी भज्जा, अब आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो के क्यू अपॉन 0.3, 30 सेंटीमीटर बोल तो 0.3 प्लस के आवेश कितना है, माइनस का क्यू, अंत में आवेश माइनस क्यू या वैल्यू पुट कर देंगे वो तो अपन, चलो अपॉन 0.1 त्रिज्या इसकी। तो के बाहर आ गया, अपॉन नहीं 10 के, दशमलव है शून्य ऊपर गया तो 10 के बाहर आ गया साहब, 10 के बाहर आ गया। क्यू का मान कितना, 10 टू दी पावर -8, या आप इसको 10 टू दी पावर -8 माइनस का 5 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो ये कितना आ गया, 10 के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर -9, और ये बचेगा 10 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -9। इसको घटाओ, इसको 10 गुणा 10 की घात -9 लिख सकते हैं, तो 10 गुणा 10 की घात -9 माइनस 5 गुणा 10 की घात -9 ऐसे लिख सकते हैं। तो भैया ये कितना हो गया, 9 इंटू 10 टू दी पावर +9 होता है। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 पना 45, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 45, 45 इतना आ रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 450 भी आ रहा है फाइनल भी, 450 ही आ रहा है फाइनल भी, तो ये गलत हो गया। समझ गया बेटा बात को। और पता ना, अगर गलती हो जाती तो पता नहीं ये सवाल कितना सीधा है कितना टेढ़ा है। मान लीजिए कोई ऐसा गलती कर लेता कि अंतिम स्टेट इसको ही मान ले कि भूसंपर्कित किया था, इसको हटा दिया, भूसंपर्कित को हटा दिया, और जो चल रहा था यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। अगर यहां पर विभव निकाल लेते ना तो पता नहीं कितना आ रहा है, अगर 300 ही आ गया तो भाई ये सवाल पूरा गलत हो जाता। मैं कैलकुलेट करता हूं, देखता हूं कितना है। तो के क्यू अपॉन 0.2 माइनस के क्यू अपॉन 0.1, तो यहां से 10 के कॉमन आ गया। ओ माय गॉड, 2 मैंने छोड़ तो नहीं, 3 छोड़ दिया भैया, 3 छोड़ दिया भाई, ये गलत है, मैं 3 छोड़ चुका हूं यहां पर, ये 3 मैंने यहां पर छोड़ दिया, ये 3 इधर आएगा ना, 0.3 का 3, 0.3 का 3 यहां पर आएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली ये कितना बचेगा, 10 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और बेसिकली ये कितना हो गया, 10/3 -5 इंटू 10 टू दी पावर -9 है ना। देखना विभव नेगेटिव आएगा, विभव कैसा आएगा, नेगेटिव। ये गलत हो गया, ऑप्शन तो गलत हो गया। हम तो वैसे ही चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती, नहीं 0 ही आएगा, पूछा नहीं गया बेटा, हम वो आएगा भी नहीं, 300 नहीं आएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आप ये भूल जाते कि लास्ट में क्या कर दिया है, 10 मीटर दूर और रख दिया है, और आप इसको कैलकुलेट करते, इसकी वैल्यू मान लीजिए 300 आ जाती, और 300 आ जाती, अब टिक करके आगे बढ़ जाते, तो भाई फिर ये भी गलत हो जाते तीनों, पूरा ही सवाल गलत हो जाता फिर आपका, है ना। ऐसे बस ये बता रहा था मैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो आएगा नहीं उतना। आएगा क्या, नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा विभव, 0 आ जाएगा।
यहाँ अर्थ किया था तो 0 ही आएगा। चलिए चलिए चलिए, और एक सवाल। इसको मैंने स्टैंड पे कर, इसको एक बार मैं आपको खेलने के लिए देता हूं, ट्राई करना, ट्राई, इसको ट्राई करना। ये आपका होमवर्क है, बस ट्राई करना है, समय बिताना है इसके साथ, समय बिताना, फिर मैं तो करवाऊंगा ही, मैं करवाऊंगा इसको नेक्स्ट पर। बस मैं ये बताना चाहता हूं भाई, ये इसका फोटो वोटो इधर है, ट्राई करना, मैं नेक्स्ट पर इसको करवाऊंगा ही, है ना, क्योंकि ये वही अर्थ अब अर्थ किया है ना, थोड़ा ठीक सवाल है ये। कैसा सवाल है? थोड़ा ठीक सवाल है, समय बिताओगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये टॉपिक ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिखा था, देखो 2025 में एक सवाल, एक सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल था। इससे पहले 2025 का दूसरा सवाल, दूसरा, और ये सवाल कितना आसान है, करने लायक है। दूसरा सवाल 2025 का तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आसान सवाल था, करने लायक, करने लायक। 2025 का चौथा सवाल, चौथा सवाल, मान लो एक सवाल 4 नंबर का है, 4 चौको 16, 16 नंबर, 16 तिया 48, 16 नंबर आ गए। अगर अपन देखें, मान लीजिए कट ऑफ 100 नंबर जा रहा है, कट ऑफ 99 नंबर जा रहा है, 99 नंबर, कट ऑफ कितना जा रहा है, मान लीजिए 99 नंबर, मान लो, तो एक विषय में कितने, 33, 33 में से भाई 16 इसी में आ गए, 33 में से मैं 4 नंबर का मान के चल रहा हूं एक प्रश्न, तो कितने हो गए भाई साहब, 16, आधे नंबर, मतलब आपके सिलेक्शन के लिए आधा, आधा आपका सिलेक्शन इसी टॉपिक ने करवा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, आधा, और आधा रोटेशन करा देता है आधा कौन करा देता है, रोटेशन, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि सर फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लेते हैं, रोटेशन कर लेते हैं, कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा, सिलेक्ट हो ही जाएंगे हम बेटा। अब ऐसा भी होता है ना कि कुछ सवाल टफ, जैसे रोटेशन से हमने कहा कि आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतने सवाल, अब आपने क्या किया, रोटेशन पढ़ा, बढ़िया कर लिया, अब उससे आ गया सवाल डिफिकल्ट, मान लो 4 सवाल आए, एक करने वाला आया, एक करने वाला आया, 3 डिफिकल्ट आए, आ गए। अब आपने पढ़ा तो है, रोटेशन गए रोटेशन के भरोसे, लेकिन 3 सवाल कर ही नहीं पा रहे हो, दे आर लिटरली डिफिकल्ट, है ना। तो आपको सभी टॉपिक एडवांस में इसलिए कि सभी टॉपिक आपको आने चाहिए, सभी टॉपिक आने चाहिए। एक तो सवाल मिक्स्ड आते हैं, सवाल कैसे आते हैं बेटा, मिक्स्ड आते हैं, और दूसरा पता नहीं किस टॉपिक से आसान सवाल आ जाए, पता नहीं किस टॉपिक से बेटा आसान सवाल आ जाए, और आपने वही छोड़ा हुआ है। जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक सवाल करवाया था, 2013 का था, वो मेन बोर्ड जैसा सवाल था बेटा, बोर्ड के जैसा। अब मान लीजिए किसी ने वो चैप्टर छोड़ा हुआ होता थर्मोडायनेमिक्स का, तो गड़बड़ हो जाती। और दूसरी चीज, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया जो मीन्स सॉरी एडवांस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, एक तो रोटेशन, रोटेशन आता है मतलब तुम्हें पूरी मैकेनिक्स आती है, तो रोटेशन के क्वेश्चंस ना खूब प्रैक्टिस करो। रोटेशन के क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका मतलब सेंटर ऑफ मास के कर रहे हो, अपने आप वर्क एनर्जी पावर के अपने आप हो रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन के अपने आप हो रहे हैं, और उससे पहले सरल रेखा में गति बती सब आपको आता है अगर आप रोटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रोटेशन अच्छा टॉपिक होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है, स्कोरिंग मतलब अच्छा डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं लोग रोटेशन को, क्योंकि आपको रोटेशन आता है तो उसके पहले के सारे टॉपिक आते हैं। रोटेशन हो गया, फिर हम कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का फायदा ये है ना कि जो थर्मोडायनेमिक्स है ये केमिस्ट्री में भी होती है, केमिस्ट्री में भी होती है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर चाहे वो फिजिक्स का सवाल हो, केमिस्ट्री का, आपको एक दूसरे में हेल्प तो मिलती ही है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स है ना, ऊष्मा गतिकी, गैस का अणु गति सिद्धांत, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में होते हैं। तो आपने अगर एक जगह ही अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको दोनों विषय में हेल्प मिल जाती है। तो रोटेशन के बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो, मैं आपको बता ही चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनके क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बन जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और कर लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
मजा ही आ जाता है। फिर करने के लिए बेटा रे ऑप्टिक्स भी, रे ऑप्टिक्स के थोड़े सवाल अच्छे ही आते हैं, इन जनरल अच्छे होते हैं, है ना। रे ऑप्टिक्स का किसी टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं होता है इन जनरल, एडवांस वाले तो बिठा देते हैं कनेक्शन, लेकिन इन जनरल नहीं होता है, वो भी बढ़िया है। तो सिलेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो आपके मेजर टॉपिक है ना वो आप कर लो, ठीक से हो जाते हैं। चौबीस में भी बेटा 4 सवाल आए हुए हैं, 24 में भी 4 सवाल आए हैं, मतलब बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं। चलो आइए, एक आवेश को एक बेलनाकार क्षेत्र के केंद्र बिंदु P पर चित्रानुसार रखा गया है, जिससे बेलन के दो छोर बिंदु P पर थीटा अर्धशीर्ष कोण निर्मित करते हैं। जब थीटा बराबर 30 डिग्री है तो बेलन के बेलनाकार भाग से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, और यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो बेलन के बेलनाकार भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा, ठीक है। तो बेटा अपना एक रिलेशन होता है घन कोण व कोण में संबंध, व कोण में संबंध, और मैंने एक क्लास में बताया हुआ है, काफी यूज भी आता है इसका। आप बताएंगे कि ये रिलेशन क्या होता है, आप बताएंगे ये रिलेशन क्या होता है, ठीक है। पहले देखो घन कोण का मतलब ये हो गया बेटा कि जो एक तल जैसे तल है, ये एरिया है ना, ये ऐसा है, ठीक है, और ये अपने यहां पर मान लीजिए किसी इस जगह पर कितना कोण बना रहा है, तो ऐसे समझो, ऐसा ये नीचे से शंकु के जैसा दिख रहा होगा, नीचे से कैसा दिख रहा होगा बेटा, ये शंकु के जैसा, नीचे से शंकु के जैसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है नीचे शंकु के जैसा, ऐसे समझ रहे हो, शंकु के जैसा। तो इधर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये आपको जो सामने से दिखा है, दिस इज घन कोण, दिस इज घन कोण, इधर पूरा ये घन कोण, और जो आपको सामने से दिख रहा है इसको अपन कह देते हैं कोण, ठीक है। इसको मान लिया चलो मैंने अल्फा, अल्फा प्लेन एंगल है, सिंपल कोण है, सिंपल कोण, सिंपल कोण। तो जो रिलेशन होता है बेटा घन कोण ये जो बन रहा है इसमें, इसको अपन ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू अपन लिखते हैं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। सर अल्फा क्या है, ये अल्फा इसका कोण है घन का, सॉरी अल्फा कौन सा कोण है, ये शीर्ष कोण है शंकु का शीर्ष कोण, तो हमने अल्फा बाय 2 किया, शीर्ष कोण का आधा, अर्ध शीर्ष कोण, है ना। अल्फा बाय 2 क्या हो गया बेसिकली, अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण। और हम बात करें कि घन कोण, टोटल घन कोण कितना होता है, तो आप जानते हैं टोटल घन कोण कितना होता है, कुल घन कोण 4 पाई, कुल घन कोण कितना होता है बेटा 4 पाई होता है, 4 पाई, ठीक है। हाँ मास्टर ठीक है, ठीक। तो
माय डियर फ्रेंड्स, किसके डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, ये अर्धशीर्ष कोण है। इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि हम कहते हैं किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, ध्यान देना कि बंद सतह से, बंद सतह, अरे बंद सतह से पास होने वाला फ्लक्स, किसी बंद सतह से पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सतह के अंदर कितना बंद आवेश है। अब बंद सतह का मतलब हो गया, बंद सतह का मतलब हो गया 4 पाई स्टेरेडियन, है ना, 4 पाई घन कोण से, 4 पाई घन कोण से पास होने वाला फ्लक्स का मान कितना है? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहेंगे एक घन कोण से, एक घन कोण से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया? तो ये हो गया Q एनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम कहें कहीं पर जो घन कोण है वो ओम है, ओम घन कोण है, ठीक है, ओमेगा घन कोण है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा? तो इससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q एनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। अब हमें घन कोण नहीं दिया जाता है, हम घन कोण में डील नहीं करते हैं, घन कोण कठिन लगता है, हम घन कोण में डील नहीं करते हैं बेटा। तो सर किस में डील करते हो? हम कहते हैं हम कोण में डील करते हैं, कोण में डील। तो ये कोण और घन कोण में रिलेशन है, ये कोण और घन कोण में रिलेशन है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि ओमेगा घन कोण से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? ओमेगा घन कोण से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? अरे बोल अमित, कितना है? अरे अमित बोल कितना है? तो ये था, अरे यार, Q एनक्लोज्ड इंटू ओम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब घन कोण को हम कोण में बदलें, घन कोण को हम क्या बदलें? कोण में बदलें, इधर कोण कर दें, घन कोण को कोण में बदलेंगे तो किसी थीटा कोण से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और घन कोण को हम लिख लेंगे एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब घन कोण का मान थीटा के पदों में, घन कोण का मान किसके पदों में लिख लिया? थीटा के पदों में लिख लिया। वो कितना होता है सर? वो तो अपन जानते ही हैं, Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, वेयर अल्फा इज अर्धशीर्ष कोण, नहीं अल्फा इज शीर्ष कोण, है ना, अल्फा इज शीर्ष कोण, है ना। हम ये थीटा कोण से नहीं, अल्फा कोण से पास होने वाला फ्लक्स, किसी अल्फा कोण से, है ना, सामने से कितना कोण दिख रहा है? अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा कोण से पास होने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, अल्फा कोण से पास होने वाला फ्लक्स। तो 2 पाई से गया, कितना बचा? 2। ये रिजल्ट मैंने लिखवाया भी था क्लास में कि याद रखना, ये भी बोला था। ये हो गया Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ गया होगा रिजल्ट शायद, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ये रिजल्ट मैंने लिखवाए भी थे, याद। तो बेसिकली ये थीटा कोण से पास होने वाला, सॉरी अल्फा कोण से, जो टोटल कोण अल्फा है उससे पास होने वाला फ्लक्स है। कहीं पर भी, जैसे मैंने अभी ज्यामिति ऐसे बनाई है, ऐसे ऐसे बनाई है, ठीक है, ये यहां पर ये कोण को मैंने बोला, एक टोटल कोण कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है, एक कोण कितना है? अल्फा। अब ये जो सतह है ना, कैसी भी हो सकती है, सतह ऐसी भी हो सकती है, ये सतह ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी इस तरीके से, सतह ऐसी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है कि यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कैसे भी सतह हो सकती है, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा कि जो रिलेशन होता है, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, घन कोण और कोण में 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, अल्फा शंकु का शीर्ष कोण है, अल्फा बाय 2 अर्धशीर्ष कोण हो गया, ठीक है। हाउ मास्टर, ठीक है, ये सब कुछ। तो हमने कहा चलो अब खेला करते हैं। अब आप देखना भाई, ये अल्फा हो गया, ये कौन कितना हो गया? ये इसको हम कह रहे हैं अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना हो गया भाई? सब अल्फा है क्या? ये अल्फा है तो ये भी कितना हो गया? अल्फा ही हो गया।
ए अल्फा। हमें कहां से गुजरने वाला फ्लक्स लिखना है? तो बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम देखें ना कि बंद सतह से कुल फ्लक्स, बंद सतह से कुल फ्लक्स, बंद सतह से कुल फ्लक्स, आप क्या लिखोगे सर? बंद सतह से हम कुल फ्लक्स लिख देंगे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बंद सतह का मतलब क्या होगा? एक तो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सतह प्लस वक्र सतह, फ्लैट सतह प्लस वक्र सतह, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना? वक्र सतह या बेलनाकार सतह, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लैट सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हम लिख सकते हैं कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमने मान लिया कुछ भी है φ1, तो φ1 की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो जाएगी क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, या इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो, अल्फा बाय 2 लिख दो, या इसको ऐसे लिख लो φ1 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस, अर्धशीष कोण कितना दिया गया आपको? थीटा दिया गया है। अब ये एक फ्लैट सरफेस से, एक फ्लैट सरफेस से, फ्लैट सरफेस कितनी है? 2 है। एक तो ये वाली भी फ्लैट सरफेस होगी, तो इससे भी फ्लक्स बाहर आएगा। तो इसको फ्लैट सतह से गुजरने वाला फ्लक्स अपन क्या लिख लेते हैं? 2φ1 प्लस फ्लक्स कहां से? वक्र सतह से। वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स इन्होंने बोला क्या है? फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2φ1, ठीक है। φ1 की वैल्यू हमारे पास है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू φ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इससे यो टाटा बाय बाय। तो फाई कितना आ गया बेटा? आप जल्दी कर सकते हैं, मैं तो एक एक स्टेप लिख रहा हूं अब, है ना। सीधा आपने जैसे यहां पर लिखा तो आप सीधे लिख के फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड माइनस 2φ1। एग्जाम में इतने इतने स्टेप नहीं लिखे जाते, φ1 की सीधी वैल्यू पुट करो, है ना, टाइम बचाए। वो तो मैं एक एक स्टेप, अब मेरी आदत हो गई पढ़ाते पढ़ाते, क्या होता है ना कि कुछ बच्चे तो डायरेक्ट समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनके साथ ना अगर कैलकुलेशन में कुछ स्टेप मैंने स्किप कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाती है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कर दूं, ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा, अब दो केसेस हैं। एक बार थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री, और दूसरी बार थीटा बराबर 60 डिग्री। तो जब थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ 30, कॉस 30 का मान कितना? √3/2। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू √3/2। दूसरे केस में थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा? 60 डिग्री है। तो फाई का वैल्यू सेकंड केस में फाई डैश कह देते हैं, चलो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और cos 60 का मान 1/2 इंटू 1/2। अब दूसरे केस में ये जो फ्लक्स कह रहे हैं सवाल वाले, ये पहले केस का अपॉन √n कह रहे हैं, पहले केस का फ्लक्स अपॉन √n, ठीक है। तो ये कह रहे हैं φ/√n इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/2। अब फाई का मान हमारे पास लिखा हुआ है, फाई का मान कितना है? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू √3/2 और अपॉन में √n इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2
काटा कूटा मचा दो, काटा कूटा मचाएंगे तो 2 से 2 गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमारे पास बचा है रूट एन इक्वल टू रूट 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एन बराबर 3, एन बराबर 3। तो एन की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिए। कौन सा वाला, कहां गया, ये सारी चीजें है ना, मैं ये पहले क्लास में बताया हुआ, मैंने बस रिकैप करवा रहा हूं, रिकैप करवा रहा हूं ताकि याद आ जाए, क्योंकि भूल जाते हैं, रिजल्ट भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ किसी और से क्या कहूँ, फिर वो ड्राइव करना पड़ता है, कवर ड्राइव है, कवर ड्राइव, कवर ड्राइव नहीं लाला, है ना। तो इसका आंसर बेटा 3 हो, वैसे यहाँ लिखा होगा 3, छुपा हुआ हमको नहीं दिख रहा है कि कितना लिखा है। चलो 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 चलो, ये तो आसान सवाल है, आप कर लेंगे, ये भी आसान सा ही। चलो इसको मैं एक बार इसलिए बता देता हूं तो आपकी ये वैसे तो भाई ये आसान सवाल है, मुझे बताने की जरूरत हतनान है नहीं, चलो तब भी मैं देख लेते हैं, क्योंकि ये भी सवाल ना फिर वैसे ही है, ये भी सवाल फिर वैसे ही हैं। तो ये सवाल तो भाई आसान है ना। बस इतना ध्यान दीजिए कि मैं हिंट दे देता हूँ, R/2 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण के, देखो ये वाला पॉइंट सीधा सीधा गोले के बाहर है, ये गोले के बाहर, तो गोले के बाहर वाला सूत्र लगा दिया। ये वाला पॉइंट कहाँ है, इस केस में ये कहाँ है, गोले की सतह पर, सतह पर, और इस केस में पॉइंट कहाँ है, गोले के अंदर, अंदर, ठीक है। आपको फील्ड पता होना चाहिए, गोली के कारण जो आउटसाइड फील्ड होती है वो होती है KQ/R² ही होती है, R केंद्र से दूरी है। ई सरफेस पे कितनी होती है, ई सरफेस पर, अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो आप सब जानते हैं, R² होती है। और ई इनसाइड, ई इनसाइड को इसको अपन लिखते हैं ρR/3ε0। रो का मान अपन निकाल सकते हैं क्यू के पदों में, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे याद रख लो, KQ/R³ सेम ही वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R² ठीक है, कैपिटल R, हाँ यही आएगा, है ना। इस तरीके से आप रख सकते हैं, है ना। एक ग्रेविटेशन फील्ड वगैरह में भी काम आते हैं रिजल्ट, है ना। तो बस निकाल लेना, है ना। अभी आसान सवाल है, कैसा सवाल है, आसान। अच्छा इसको थोड़ा देखिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि देखो एक तो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, और r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किससे, एक बिंदु आवेश है, एक रेखीय आवेश है, और एक अनंत लंबाई का तार है, एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाला अनंत समतल चादर है, ठीक है। तो देखो बिंदु आवेश होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि पॉइंट चार्ज कर रहा, आपको ये पता होना चाहिए, सर पता है हमने कहा, ऑब्वियसली बेटा पता होंगे आपको ये, है ना। ई किसके कारण बेटा, वायर, इसके कारण होता है लैम्डा अपॉन, या 2k लैम्डा बाय आर कह दो, 2k लैम्डा बाय आर, है ना, या लैम्डा अपॉन 2πε0 r। शीट के लिए तो आप जानते ही है, अभी आज के ही लेक्चर में यूज किया 2ε0, 2ε0। तो आर दूरी पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, आर दूरी पर, मैंने आर दूरी पर ही लिखे हुई हैं। समतल चादर का तो ये नियत होता है, दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। तो पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है मास्टर,
आर नॉट का है, कह रहे दी गई आर नॉट पर, ये रिलेशन दी गए कि आर नॉट दूरी पर, है ना, चाहे पॉइंट चार्ज हो, रेखीय आवेश हो या शीट हो, ये आर नॉट दूरी पर सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं दे आर सेम। आई थिंक ये E3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? E3, बरोबर। तो चलिए हम लिख रहे हैं E1 आर नॉट दूरी पर, है ना, क्या रिलेशन मिलता है, इज इक्वल टू E2 आर नॉट दूरी पर। तो इसको अपन लिखेंगे Q अपॉन, या लिख लो KQ अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 2K लैम्डा, लैम्डा में रिलेशन है नहीं, सिग्मा में है, सिग्मा में है तो सिग्मा वाला यूज करेंगे, सिग्मा वाला यूज, है ना, E03। सर सिग्मा वाला यूज क्यों कर रहे हो? E2 यूज क्यों नहीं? हमने कहा देखो रिलेशन किस में चाहिए, क्यू में सिग्मा में, तो इसमें आ गया क्यू, और सिग्मा किस में आ गया, इसमें आएगा। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब के की वैल्यू पुट करो, तो के की वैल्यू मैं यही लिख देता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर, आर नॉट का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बाबा टिल्लू, 2 से ये वाला 2, तो ये क्यू अपॉन 2 पाई आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 गया है ना, इज इक्वल टू सिग्मा। तो जो क्यू की वैल्यू है बेटा, क्यू की वैल्यू है वो हमें मिलेगी 2 पाई सिग्मा आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आप ये देखिए कि रिलेशन कैसे निकाल लेते हैं, ये जानकारी हमें दी गई थी। अब आई नॉट, गधे बेटा, ये आई नॉट नहीं, हमको लगता है आर नॉट होना चाहिए शायद, है ना, देखते हैं, देखते हैं, है ना। बस मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि अब हमें रिलेशन चाहिए लैम्डा में सिग्मा में, लैम्डा में सिग्मा में। तो लैम्डा सिग्मा के लिए अपन किसको बराबर करें, लैम्डा किस में आ रही है, इसमें, सिग्मा इसमें आ रही है, तो हम कहेंगे E2 आर नॉट पर बराबर होना चाहिए E3 आर नॉट पर। तो हेरा मान रहे E2 कितना है यार, बहुत डिफिकल्ट है ये तो। E2 तुम कितना हो इधर, 2K की जगह अपन पुट कर देते हैं, या पुट कर दो इसको, ये आ जाती है वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट गया, 2 से 2 उड़ गया, तो यहां से बेटा हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर नॉट, सिग्मा पाई आर नॉट। ठीक है, सिग्मा पाई आर नॉट। और कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो यहां से जो आर नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई, लैम्डा अपॉन सिग्मा, लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई। तो ये आई नॉट नहीं बेटा, ये होना चाहिए आर नॉट, है ना, और ये ऑप्शन गलत हो जाना चाहिए, दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब देखो है ना कैसे मैनिपुलेशंस करते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि E1 और E2 का मान में ये रिलेशन है, लाइक E1 का मान कहा आर नॉट बाय 2 पर, ये बराबर है 2 गुना ऑफ E2 का मान एट आर नॉट बाय 2, आर नॉट बाय 2। हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का है ये लाइन चार्ज का है, तो 2 इंटू 2 के लैम्डा, 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये आ गया, अपॉन आर आ गया। ठीक है, ऐसे ये हमने लाइन चार्ज का फील्ड रखा। तो अब देखो भाई, के से के गया, एक आर नॉट से एक आर नॉट बाय 2 से एक आर नॉट बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अब हमारे पास वैल्यू कितनी है, A24, तो 2Q अपॉन आर नॉट, ये बराबर है 4 लैम्डा के, 4 लैम्डा के। ठीक है, अब Q और लैम्डा में हमें रिलेशन चाहिए, Q लैम्डा में रिलेशन, तो Q लैम्डा में रिलेशन तो मास्टर हम पे है ही नहीं, हम पे है ही नहीं। तो अपन एक काम करेंगे, देखो
क्यू लैम्डा में रिलेशन चाहिए। तो अपन एक काम करेंगे, क्यू की जगह सिग्मा में लिख लो, फिर सिग्मा की जगह लैम्डा लिख लो, सिग्मा का मान लैम्डा में लिख लो, ठीक है। क्यू से अपन कहां चलेंगे, हमें अंततः या तो क्यू को बचा लो या लैम्डा को, एक चीज को बता लो। हम क्यू को गायब कर देता है, तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई सिग्मा आर नॉट स्क्वायर। क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 पाई सिग्मा आर नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। 4 लैम्डा, आर नॉट से एक आर नॉट गया, 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा बेसिकली 2 पाई सिग्मा, 2 पाई सिग्मा आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा। अब सिग्मा को भी गायब करो, सिग्मा को भी गायब करो, या लैम्डा को गायब कर दो, जेडी आपकी मर्जी। लैम्डा को गायब कर लेते हैं, सिग्मा के पदों में ही खेल लेते हैं। तो लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा पाई आर नॉट। लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा पाई आर नॉट। अच्छा ये 2, तुम तो धोखेबाज हो। तो यहां से देखो ये क्या है बेटा, 2 पाई सिग्मा आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा की जगह अपन क्या लिख सकते थे, सिग्मा पाई आर नॉट, सिग्मा पाई आर नॉट। तो सिग्मा पाई आर नॉट, तो 1 बराबर 2, 2 बराबर 1, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया भैया, गलत हो गया, ये नहीं। आंसर क्या दे रहे हैं भाई, आंसर तीसरा ही है, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई। अच्छा ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, हमने यहां से उठा के मान रख दिया भाई, ये तो गलत ही है, ये तो है ही नहीं ना रिलेशन, ये तो गलत है। क्यू का मान ये वाला है, क्यू का मान भैया क्या है, 2 पाई सिग्मा आर नॉट स्क्वायर, है ना। क्यू का मान कितना है, 2 पाई, 4 पाई नहीं है, 2 पाई है, 2 पाई है ना क्यू का मान, ध्यान देना ये क्यू का मान रखा है, वो ऑप्शन में दिया था 4 4, तो वो तो ऑप्शन गलत ही है ना भाई, है ना ऐसा। तो अब 4 से इस 4 को 2 इंटू 2 4 को चटका दो, ठीक है। तो यहां से 2 नहीं बचेगा, ठीक है, यहां से 2 नहीं आएगा। अब यहां पर ये सब कट गया, तो 1 बराबर 1, ये सब अरे ये सब कट गया है ना, ये सब टिंग टिंग कट गया, तो अंततः हमें मिला 1 इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन सही है। ये वाला विकल्प कैसा हो वैसे बेटा, सही हो वैसे। अब ये वाला आपको चेक करना है, ये होमवर्क है। 2 लेना, 2 इसकी फील्ड है, सीट की लेना, सीट में तो बेटा आसानी है थोड़ा सा, आर नॉट पे डिपेंड ही नहीं करती, फील्ड कांस्टेंट है। अब इसमें आएगा क्या, लैम्डा, इसमें आएगा सिग्मा, लैम्डा सिग्मा। तो लैम्डा सिग्मा में हमारे पास ये रिलेशन है, तो इससे आप या तो लैम्डा को गायब कर देना है, सिग्मा को गायब कर देना, लैम्डा को ही गायब कर देना। लैम्डा की जगह क्या लिख दोगे, सिग्मा पाई आर नॉट, सुभान अल्लाह, सिग्मा पाई आर नॉट। सबा दिया बल्ले चीम बाई मिलदा उटकुड़ा दिल दा, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े मित्रों। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? गुजरने वाला फिलक्स, इस वाले सवाल को देखिए, 18 का सवाल और भी आसान आसान है। ये वाला सवाल देखिए, जेड अक्ष के समांतर एक अनंत लंबाई के पतले चालक तार को एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यह तार आर त्रिज्या वाले एक पतले अचालक गोलीय कोष को इस प्रकार भेदता है कि चाप पी क्यू गोलीय कोष के केंद्र ओ पर 60 डिग्री का 120 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एक है, सही कथन का चुनाव कीजिए। कोष से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अपन देखेंगे इसमें कितना आवेश बंद है, तो आवेश इसमें बंद है, आवेश इसमें बंद है। तो पहला जो ऑप्शन है इसको हम कहेंगे फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज की जगह लैम्डा इंटू एल अपॉन रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। मान लीजिए लंबाई कितनी है, एल है, लंबाई कितनी है एल, तो भाई साहब लंबाई कितनी है, एल है, तो लैम्डा इंटू एल।
अब हमें एल का मान निकालना है, तो हमने यहाँ से करा दिया एक लंब, ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री, तो ये वाला घटक आर कॉस 60, ये वाला भी घटक आर कॉस 60, 2 कॉस 60 आर आ गया। लैम्डा का इसके मान किसके बराबर आ गया है, एल बराबर कितना आ गया, एल का मान है ना, ये जो एल है इसका मान आ जाएगा आर कॉस 60 प्लस आर कॉस 60, 2 आर कॉस 60, आप 30 डिग्री बना रहा है, तो ये हो गया आर, ए आर कॉस 60, ए आर कॉस 60, आर कॉस 60, आर कॉस 60, 2 आर कॉस 60, 2 आर कॉस 60 से 2 गया, ये तो आर आर के बराबर आ गया, तो फ्लक्स लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, फाई इज इक्वल टू लैम्डा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो √3 कह रहे हैं, और आंसर में भी 1 लिखा है क्या, 1 लिखा है, तो हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। एक बार वैल्यू और निकाल लो इसकी, रेखीय घनत्व तो इतना है, आर गोलीय कोश है, गोलीय कोश को ऐसे भेदता है, ये वैल्यू आर है, ठीक है। तो ये एंगल 120 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अच्छा, ये वाला घटक कॉस होगा, ये वाला साइन होगा बेटा, इसमें साइन आएगा, क्या आएगा, साइन आएगा, 2r साइन 60, मैं भी क्या कर रहा हूँ 2r साइन 60 डिग्री। आर के घटक करोगे ना, तो आर का घटक इधर वाला कॉस आएगा, इधर वाला साइन आएगा, हमें ये वाला घटक लेना है ना, ये वाला घटक आएगा आर साइन 60, तो आर साइन 60 ऊपर, आर साइन 60 नीचे, तो 2r साइन 60, तो इस 2 से तो बेसिकली कितना आ रहा है, धत्तेरी की 2r साइन 60, तो बोले तो 2 इंटू आर साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इससे गया r√2 आएगा, √3 से r√3 है ना, ऐसा। तो पहला ऑप्शन सही है। विद्युत क्षेत्र का z घटक गोलीय पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर शून्य है, विद्युत क्षेत्र का z घटक, बिल्कुल सही बात है। देखो विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगी, रेखीय आवेश के कारण, इस रेखीय आवेश के कारण ना, ये रेखीय आवेश, और रेखीय आवेश के कारण जो बेटा विद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिज्यीय बाहर की ओर, त्रिज्यीय बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, अंदर होगा, अंदर होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र ऊपर और नीचे नहीं होगा, है ना। देखिए ना, रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय बाहर होती हैं, इधर होगी, 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 इधर होगी। ध्यान देना, जेड अक्ष कहाँ है, जेड अक्ष ऊपर ली हुई है, जेड अक्ष कहाँ है भाई साहब, ऊपर है, तो इधर घटक है, इधर है, इधर है, इधर है, ऊपर या नीचे है क्या, जेड कहाँ है, ऊपर नीचे, जेड को बाहर मत समझ लेना, सामान्यतः अपन जेड को बाहर मानते हैं, तो जेड को बाहर मत मान लेना, है ना, कहाँ ऊपर या नीचे वाला जेड है, तो ये वाला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर ये सही है तो फिर ये गलत हो गया। विद्युत क्षेत्र कोश के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर लंबवत है, नहीं है सिनसिनाटी, सभी बिंदुओं पर लंबवत नहीं है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ये वाला गलत। सर ये कैसे गलत हुआ, ये आंसर में क्या गड़बड़ है क्या, ये आंसर काट देना, रट आंसर गलत दिया है, ये वाला गलत है। देखो मैं बताता हूँ फोर्स कैसे गलत है, बना के बताना पड़ेगा। ये अपना गोलो है, गोलो, गोलो को मारो गोली, ये अपना तार है, रेखीय आवेश है। अब रेखीय आवेश की हम विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं, चलो, तो रेखीय आवेश की जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी दिशा देखो, त्रिज्यीय बाहर होती है, त्रिज्यीय बाहर ऐसे, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब आप देख लो कि जो गोलीय कोश के हमेशा लंबवत हैं क्या ये चुंबकीय बल रेखाएं, नहीं है। यहां पर देखो एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है ना, तो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
स्फेरिकल सरफेस। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल कुछ अलग है, ये लग रहा है 180 जैसा जो केंद्र से गुजर रहा है, ये वाला न्यून कोण, ये अधिक कोण है ना, ये कुछ अलग ही कोण है ना। यहाँ पर भी देखें ये अलग कोण है, ये अलग कोण है, तो ये लंबवत नहीं है। विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत नहीं है। किसके? इस सरफेस के, इस सरफेस गोलीय कोश के। यही कहा गया है ना, विद्युत क्षेत्र कोश के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर परपेंडिकुलर है। तो ये बात बेटा गलत है। ठीक है, तो पहला एंड दूसरा आर द करेक्ट आंसर। चलो और भी क्वेश्चंस हैं, इजी इजी है, मैं आपको कुछ होमवर्क में दूंगा। और हाँ, अपना एसएचएम एंड वेव्स का एक ही लेक्चर था, एसएचएम एंड वेव्स का एक ही लेक्चर था। तो एसएचएम के तो क्वेश्चन कर रहे हैं, वेव्स की मैं आपको वेव्स के वेव्स के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना। तो आप ट्राई करना। ऐसा नहीं होता भाई, हम बोल ऐसा पाते हैं, पता नहीं, हम ही नहीं, जो हमारा पूरा इलाका है चंबल, उसमें ना कोई ये वेव्स नहीं बोलता है, वेव्स ही बोलते हैं। हम ही नहीं, सभी लोग ऐसा। हाँ, तो ये वाला इसके क्वेश्चंस में होमवर्क में आपको दूंगा, पीवाईक्यूज वगैरह होंगे, आप उनको ट्राई करना, फिर कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस भी कर लेंगे बेटा। अब देखो एक सवाल देखो कि दो बिंदु आवेश है -q, एक आवेश इतना है, ऐसा ऐसा करके एक मूल बिंदु पर है, एक यहां पर रखा गया है। इसके फलस्वरूप XY तल पर r त्रिज्या पर विभव बराबर 0 का एक समविभव वृत्त बनता है। एक समविभव वृत्त बनता है जहां पर विभव कितना है? 0 है। ठीक है, विभव कितना है? 0 है, जिसका केंद्र 0, v है ना। एक केंद्र मान लीजिए यहाँ पर कहीं इसका केंद्र है, इसका केंद्र कितना है? x निर्देशांक कितना है? v, y निर्देशांक कितना है? 0। तो देखो ऐसे केसेस के लिए क्या करना है कि वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? वृत्त बन रहा है जिसका निर्देशांक कितना है। ठीक है, तो आप क्या करो, विभव का मान लिखो, 0 कर दो। विभव का मान लिखो, मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है x, y, जर्नल पॉइंट x, y हमने लिया है वृत्त पर, यहां पर विभव 0 है। तो आइए हम विभव लिखते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर विभव लिखते हैं। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने, नाम P दे दिया इस पॉइंट को। तो हमें विभव P पॉइंट पर लिखना है, उसको कितना करना है? 0 करना है। तो P पॉइंट पर जो विभव होगा, P पॉइंट पर विभव होगा इसके कारण, तो हम लिखेंगे K आवेश कितना? -q डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर द रूट x - 0 स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरा आवेश कितना है? दूसरा आवेश है q√3, तो k q√3 अपॉन बीच की दूरी। तो ये रखा कहाँ हुआ? ये वाला आवेश जहां रखा हुआ है, इसके निर्देशांक कितने हैं? 2,0। ठीक है, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, ये वाली दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर हम इसको लिख लेंगे अंडर द रूट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर बराबर कर दो 0। ठीक है, ये कुछ नहीं है, विभव का सूत्र है, v बराबर कितना? k q बाय r, बिंदु आवेश कारण विभव। तो ये एक आवेश के कारण विभव है, ये दूसरे आवेश के कारण विभव है। कहां पर? इस वृत्त पर। इस वृत्त के किस पॉइंट पर? हमने कोई व्यापक पॉइंट ले लिया x, y, यहां पर विभव 0 रखा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहां से k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो हमें कुछ इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी बेटा, ये मिलेगी √3 डिवाइड बाय अंडर द रूट ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर इसको उधर लेके जाओ तो 1 अपॉन डिवाइड बाय रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा इसको सिंप्लीफाई करना तो आपको एक वृत्त का समीकरण मिलेगा, वृत्त का समीकरण मिलेगा। ठीक है, अगर वृत्त का समीकरण ऐसा है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका केंद्र क्या होता है बेटा? इसका केंद्र होता है h, के, r क्या होता है बेटा? इसका त्रिज्या। बना के देखना। ठीक है, और क्वेश्चन होंगे बेटा मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें बेटा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।